तो मेरे प्यारे शिष्यों, 29 दिसंबर का सुप्रभात आप लोगों को। बची खुची कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद कान खोल लेते हैं। कान को खोलना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई है। कुछ भी पढ़ लेते हैं, आए हैं ना, जो पढ़ाएंगे आपके लिए ही होगा। एक कहानी है, कुछ खास नहीं, लेकिन अगर पढ़ लेते हैं तो कुछ प्रश्न इसमें से भी तो आएंगे, तो इसको छोड़ना उचित नहीं होगा। कहानी का नाम है पेशगी और लेखक का नाम है हेनरी लोपेज। कल हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न उत्तर भेजे हैं। आपको ज्ञात है इस बात का? बहुत मेहनत करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तैयार किया है हमने। आप लोग उस पीडीएफ को गंभीरता से लीजिएगा। बाबू सुनो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी गंभीरता से लीजिएगा आप लोग, और पूरा का पूरा वो पीडीएफ कंप्लीट कर जाना है। आप देखिएगा जो कल पाठ पढ़कर गए हैं आप, कल वाला पठवा आप खोलिएगा ना, उसमें तो लगेगा कि आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी पाठ हमने पूर्वरत पढ़ा दिए हैं उन सभी पाठों का स्मरण कीजिएगा कि आपने क्या पढ़ा था। दिक्कत होगी तो वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग हमसे ले सकते हैं। ये एकदम अपने हृदय में सुनिश्चित कर लेना है कि आप लोगों को 100 में 100 अंक आपको करना है हिंदी में, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। अगर आपका प्रतिशत खराब होगा तो इसका कसूरवार आप लोग होंगे कि आप लोगों ने हिंदी को उतनी प्राथमिकता नहीं दी। तो हिंदी को प्राथमिकता देनी है। हेनरी लोपेज के बारे में जानकारी है कि 1937 में इनका जन्म हुआ है, और जब तक यह पुस्तक प्रकाशन में आया है तब तक ये जीवित ही थे। अभी भगवान इनको लंबी उम्र दे। अफ्रीकी देश कांगो में इनका जन्म हुआ था। हमारे समय के ये अत्यंत समर्थ लेखक हैं। ये कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बार प्रश्न आया है कि निम्न में से किन 4 लेखकों का नाम दे दिया, और बोला कि बताइए इनमें से कौन शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। याद कर लेंगे हेनरी लोपेज। वर्तमान में ये यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक हैं। इनकी दिनचर्या अति व्यस्त है, राजनीति में सक्रिय जीवन है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने लेखन के कार्य को भी बनाए रखा। जीवन इनका व्यस्त है क्योंकि इनका राजनीतिक जीवन भी है। जीवन इनका व्यस्त है क्योंकि ये अति व्यस्त दिनचर्या से गुजरते हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने समय निकाला है क्या करने के लिए? लिखने के लिए। इनका लेखन विकसित हो चाहे विकासशील हो, ये जो दुनिया है जहां पर कुछ देश विकसित है, कुछ देश विकसित और विकासशील में क्या अंतर होता है? हाँ जी, जिनमें विकास कार्य अभी चल रहे हैं वो विकासशील हैं। शील जहां पर लग जाए ना, समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस है, वो चल रहा है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं कर्मशील हूं, मतलब मैं कर्म कर रहा हूं। बोलिए, मैं प्रयत्नशील हूं तो मतलब प्रयत्न कर रहा हूं। और अफ्रीका जो है वो बहुत ही अविकसित है, तो इन दोनों के बीच में दूरी को दिखाने का कार्य इन्होंने अपने लेखन में किया है, जो विकसित है जो अविकसित है। इस तरह इन्होंने जो लिखा है वह न केवल अफ्रीका के लिए बल्कि दुनिया में जितनी भी आबादी है उनके जीवन में उनकी जो पीड़ा है उन सब का रचना करके साक्ष्य के रूप में अपनी लेखनी में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कहानी की ओर। कहानी एक नौकरानी की है जो अपने मैडम के यहाँ काम करती है। इसका अपना एक बेटा है
और ये आया के रूप में कार्य करती हैं जो नौकरानी है, और अपने मैडम की बेटी की देखरेख करना इनका कार्य है। ठीक है। पेशगी को अंग्रेजी में एडवांस पेमेंट कहते हैं, कि अगर आपके नौकर को कभी पैसे की आवश्यकता पड़ी तो आपसे कहेगा कि सर मुझे आवश्यकता है, कुछ पैसे आप एडवांस में दे दीजिए। ठीक है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है कि छोटी बच्ची है, मुंह बिचकाते हुए कह रही है, ए ये अच्छा नहीं है, मतलब कि कुछ चख रही है, खा रही है, मुंह बिचक गया और कह रही है कि अच्छा। तो वो जो नौकरानी है कहती है, हाँ है फ्रैंकवा, यानी कि उस बच्ची का नाम है फ्रैंकवा, देखो तो देखो तो। और वो नौकरानी जो है उसका नाम है कारमेन। उसने संतरे का एक चीरा निकाल कर अपने मुंह में भी डाल लिया, फिर उसने अपनी आंखें मूंद ली और छोटी लड़की उसे स्थिर भाव से देखती रही। चूंकि संतरे का चीरा फ्रैंकवा को अच्छा, तो यह प्रमाणित करने के लिए कि यह संतरा अच्छा है, वह कारमेन क्या करती है, अपने मुंह में डालकर कुछ आह नहीं होता है, कितना मीठा लगता, ऐसा करके वो प्रदर्शित करती है। कहती है पूरा खा लो। कारमेन ने, कारमेन कौन है? ओके। उसे संतरे का एक चौथाई भाग दे दिया, संतरे के 4 भागों को करके एक चौथाई भाग उसको दे दिया। और जब किसको दे दिया बताओ तो? फ्रैंकवा को। और जब वह दे रही है, हो गया पल्लवी, अरे पगली है ने पढ़ा रहे हैं तो उन लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट को चेक कर रही है कि मेरी सहेलियां बढ़िया से बैठ पा रही है कि नहीं। हाँ, क्या अभी कह रहे थे हम? एक चौथाई भाग दे दिया। ठीक उसी प्रकार उसके हाथों में रखा जैसे पंडित जी पूजा करने के बाद किसी के हाथों पर प्रसाद रखते। ओके ओके। लेकिन छोटी बच्ची ने गुस्से से अपने मुंह को पकड़ लिया। नहीं होगा, तुम लोग तो मुंह फेरने में माहिर होगी, तो अपने हल से हो जाता है, तनी है चढ़ जाएगा और मुंह फेर कर ना। अब तक 7 बज चुके थे। कारमेन को काम निपटाने की जल्दी थी, क्योंकि वह मालकिन से अब तक नहीं पूछ पाई थी। अब आगे कुछ डॉट है, मतलब कुछ और बात थी, आगे पता चलेगा। वह अधिक तेज आवाज में बोलने लगी और कठोर दिखने लगी। कौन? नहीं, बच्चिया, फ्रैंकवा। तो बोली नौकरानी ने, फ्रैंकवा आप खाती हो या तुम्हारी माँ को जाकर बताऊं? लेकिन उस बच्ची ने एक नहीं मानी। एक नहीं माना मतलब बात नहीं मानी, मत समझना कि एगो नहीं खाएंगे, वो नहीं माने, एक भी बात नहीं मानी। घर की मालकिन अपने पति के साथ मीटिंग में थी। उसके घर पर कुछ मित्र आमंत्रित हुए थे जो कि ब्रिज खेलने के लिए आए थे। इन लोगों का कोई मनोरंजन का अपना पार्टी वार्टी है, वो चल रहा है। वह पहले ही कारमेन को मना कर चुकी थी कि जब तक मैं अपनी कंपनी में हूं तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नौकरानी को यह आदेश था। समझ गए आप लोग? ओके। ऐसे में कारमेन यह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि कैसे मैं जाऊं और उनकी मौज मस्ती में खलल डालूं। खलल डालना मतलब बाधा व्यवधान डालूं। उसे डर था कि अगर वो ऐसा करेगी और जाकर मालकिन को डिस्टर्ब करेगी तो उसको फटकार सुननी पड़ेगी। वह मानती भी थी कि लोग ऊंची आवाज में बोलकर खुद का तनाव, जब अपने आप में अंदर का तनाव हो तो लोग तेज आवाज में, और ऐसा करना मालिक के लिए आसान होता है। मालिक अगर किसी और बात पर भी क्रोध हो, अगर नौकर सामने से एक मामूली सी त्रुटि कर दे तो सारे क्रोध वो उसी पर निकाल देगा। ऐसा ये सबका नेचर है, तुम लोगों का भी है, मेरा भी है। जहाँ हमारा वश नहीं चलता वहाँ सुन लिए होते हैं, जहाँ वश चल जाता है वहाँ सारी भड़ास हम निकाल भी देते हैं। और चौकीदार फर्नांडिस, उनके घर में एक चौकीदार है, नाम है फर्नांडिस। वो कहता था कि
चूंकि मैडम का पति उसे पीटता था, मतलब मैडम पिटाती थी अपने हस्बैंड से, और वो इशारे पिटाने का गुस्सा अपने नौकरों पर उतारती थी। लेकिन इतनी नाराजगी क्यों थी उसके अंदर? शांत चित्त से इसे स्वीकार करना ही कहीं बेहतर था। नौकरों के लिए यही बेहतर था कि चुपचाप जो बोल रही है सर को झुकाकर सुन ले। लेकिन अपरिचितों एवं अन्य लोगों के सामने डांट सुनना थप्पड़ खाने से भी ज्यादा बुरा था। ऐसा आप लोग भी मानते हैं? पापा मम्मी कितना भी मार ले डांट ले, लेकिन कोई हो नहीं तो चलेगा। अब सहेली आई है, फ्रेंड आया, उसी के सामने पापा 2 लापड़ खींच दिए, चाहे डांट भी दिए ना तो बड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है कि सबके सामने ऐसा नहीं होना था। इसलिए कार्मेन ने सोचा कि वहां जाएंगे बेकार में डटाएंगे, कई लोग वहां होंगे, होगा इंसल्ट, तो बेहतर है कि यहीं पे रुकी रहूं। और फिर मैडम को एक और बुरी आदत थी, वह बच्ची के साथ जब भी बात करती तो उसके प्रश्न ऐसे होते थे बच्ची से मानो कि वह किसी छोटी बच्ची से नहीं बल्कि किसी वयस्क व्यक्ति से बात कर रही हो। फ्रैंकवा, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने आज खाने में क्या लिया? ऐसा सवाल करती थी मैडम। ऐसा पूछती थी मानो कि सयान से बात कर रही हो। वाह, सयान वर्ड किसने दिया? हाँ, गुड, हिंदी शब्द का भंडार है तुम्हारे पास। और छोटी फ्रैंकवा एक एक कर सुना देती। उसे यह बताने में मजा आता था कि उसने डेजर्ट में कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि जो संतरे कार्मेन ने दिए थे वे ईवी जो थी मेरी शिकायत करने की एक भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ती थी। कार्मेन की शिकायत कहती थी डेजर्ट में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। डेजर्ट आप लोग जानते हैं, जब आप पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार चलिएगा, भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ होता नहीं है, किंतु पाश्चात्य संस्कृति में जाइएगा तो भोजन को, जो मुख्य भोजन होता है उसको मेन कोर्स कहा जाता है। मेन कोर्स खाने से पहले जो खाते हैं लोग वो स्टार्टर कहा जाता है, और मेन कोर्स खाने के बाद जो खाया जाता है उसको डेजर्ट कहा जाता है। ऐसा आपको सुनने को मिलेगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे अंग्रेजी के शब्दों को बोलकर किस प्रकार से ग्राहकों से 10 रुपया का सामान 90 में बेचा जा सकता है ये उनको अच्छे से पता होता है। सर कुछ स्टार्टर लीजिएगा सर, अब नहीं हो बुझाया है तो अब आया है, पूछा है तो अच्छा लेते आइए। पता चला कि स्टार्टर 550 का पहुंचा दिया है। रेस्टोरेंट में एक और बात का भय होता है कि कहीं लोग ये ना समझ जाएं कि हम अनपढ़ या नहीं जानने वाले हैं, तो इसीलिए इंसल्ट हो जाएगा, भाव नहीं पूछना है कि फलाना फलाना आइटम कितने रुपए का है। तो ऐसे कंडीशन में, और अब आइए भारतीय संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं, सीधा मम्मी छिपा ले आकर रख दी है, चल खो, उसी में डेजर्ट, उसी में स्टार्टर, उसी में मेन कोर्स, सब हमारा उसमें शामिल है। एक आली में मैं चीज़ जो समझना है समझ लो। खाने भी जाते हैं हम लोग बुफे सिस्टम में भी, तो एक आली प्लेट लेकर जो घूमे तो जौन जौन आइटम रखा है मैं हमें आने दीजिए, हम लोग सब सरिया लेते हैं। मिठाइयों रखा है वो कहें छोड़ डाल दीजिए, तो वो डाल दीजिए। पता चला कि पुलाव मीठा लग रहा है का, तो गुलाब जामुन का रस उसी में घुसा हुआ है। तो ये थोड़ा सा विभिन्नता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति है। तो यहाँ डेजर्ट की बात हो रही है। कहती थी कि संतरा दी थी हमको सड़ा हुआ, कार्मेन की शिकायत, और मैडम इस बात के लिए कार्मेन को डांटती कि तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरी बेटी ने डेजर्ट नहीं लिया। वह भी खासकर तब जबकि उसने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि डेजर्ट के बिना बच्चों का आहार पूर्णतया संतुलित नहीं होता है, आदि आदि, मतलब चेतावनी पहले से थी कि बच्चे को डेजर्ट लेना ही है,
नहीं तो उसका आहार संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम लोगों का आहार संतुलन तो रोज बिगड़ता है फिर हाँ। तो आप लोग भी डेजर्ट ले सकते हैं, गुड़ रख लीजिए घर पे। भोजन करने के पश्चात थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए, पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। पाचन शक्ति को बढ़ाता है गुड़ आपका। हमारा डेजर्ट वही हो सकता है। अब हम चले पढ़े हम लोग। हमने गलती गुनाह कर दिया आप लोगों को, ये सलाह यहाँ नहीं देना था। चॉकलेट हम एक लाइन बोले, तुम लोग 10 बोलने को तैयार। अब चुप रहो, पढ़ाने दो। आमतौर पर कार्मेन इन सब बातों को गंभीरता से सुन लेती थी। उसके गांव एवं पूरे माँ केले में सिर्फ इस बात की अहमियत थी कि बच्चे का पेट भर जाए और वह भूखा। जिस गांव की ये रहने वाली थी कार्मेन, वहां डेजर्ट वगैरह कोई नहीं चल लेता था। वहां बस इस बात का ध्यान रखा जाता था कि बच्चा अगर खाने बैठे तो क्या हो, पेट भरना आवश्यक है। माकेले केले नाम है उस जगह का जहां कार्मेन रहती है। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें संतुलित आहार की चिंता होती तो उसका कभी अंत, पर कार्मेन को हरगिज भूलना नहीं चाहिए कि वह मालकिन से नहीं पूछ पाई थी। इस कहानी में कई जगह पर ऐसा छोड़ दे रहा है ना कि लग रहा है कि अभी आगे कुछ बात होना चाहिए था। हमने अंग्रेजी में ढूंढने का प्रयत्न किया, मिला नहीं हमको। पैसा ले रहा है। और तो गूगल एक होता है, वो बुक सेल होता है गूगल पर, वहाँ तुम गए होगे। हाँ हाँ, मैंने 2 किताब खरीदा है, ई बुक कहते हैं उसको, अभी भी मेरे पास मौजूद है। हाँ हाँ, किताबें बिकती है, ई बुक। खैर, हाँ 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 हाँ। उसके सामने सिर्फ एक ही चारा था, वही करना जो उसे खिलाने के लिए उसकी माँ, कि वो भी वही करे जो उसकी माँ करती है। सो एक हाथ से उसने बच्ची का मुंह खोला और दूसरे से फल का वह टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। ले डेजर्ट खो, नहीं तो मम्मी तो ऐसे ही डांटेगी मेरे को। अब मुंह में ठुसाया कि फ्रैंकवा, नमो इसने फ्रैंकवा, ये तो भोजपुरी नाम, वहाँ लगा देते हम लोग ना किसी के नाम में, तो फ्रैंकवा चीख पड़ी। इसका अंदाजा तो था ही। वह चिल्लाती रही, गुस्से से उसका गला बैठ गया। गलियारे में टाइल्स से बने फर्श पर धम धम हथौड़े पीटने की आवाज आ रही थी। यह आवाज किसी हथौड़े की नहीं, मैडम के कदमों की आहट थी। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर अब वह पार्टी छोड़कर आ रही थी। कार्मेन की जीत हो गई। बोलो कैसे? ना, मैडम से अब बात हो जाएगी। ऐसे तो जा नहीं सकती थी, तो ले मुंह में ठूस दिए, तू ही बुला ले। आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? मैडम देखिए ना, ये खाना नहीं खाना चाहती है। ओह, जबरदस्ती ना करो, बेचारी छोटी सी बच्ची है। एक काम करो, उसके लिए रेफ्रिजरेटर से जाकर कुछ अंगूर ले आओ, इसे अंगूर बहुत पसंद है। मैडम ने छोटी सी बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, कई बार उसे चूम लिया। कार्मेन यूरोपियन तरीके से डेजर्ट लेने चली गई। यूरोपियन वही पाश्चात्य संस्कृति के तहत। जब वो वापस आ रही थी तो मैडम से उसकी मुलाकात हॉल में ही हो गई। वहाँ उसने अपनी मन की बात, जिसके लिए वो मैडम से मिलना चाहती थी, उसने अपने मन की बात वहाँ छेड़ दी। पर उसे फिर लगा कि यह बहुत अच्छा अवसर, मतलब बढ़िया टाइम नहीं था मैडम से अपनी मन की बात को कहने का। फ्रैंकवा मजे में अंगूर खा गई। अंगूर निश्चित रूप से उसको अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये जो लड़की थी ना, बड़ा बातूनी थी, लेकिन चुपचाप अंगूर को बड़े शांत होकर खा रही थी। बातूनी समझ में आता है ना? उसका स्वाद जानने के लिए एक दिन कार्मेन को कुछ अंगूर चुरा कर ही रखने होंगे, तभी पता चलेगा कि इतना बढ़िया अंगूरवा खाती क्यों है। क्योंकि ये तो नौकरानी है,
इसको तो मिलने से रहा मतलब मिलेगा नहीं। उपाय एक ही है, कुछ चुरा लो, चुरा कर उसको टेस्ट कर लो। छोटी लड़की खाने में व्यस्त थी और इसी बीच कार्मेन ने अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछ लिया। अब ये कहानी अचानक आंसू पे लेकर चला गया तो बड़ा क्रोध आता है कि काहे ले गया, मतलब आंसू आया कैसे। तो हो सकता है कि जो अपने मन की बात वो कहना चाहती थी, हम अगर गेस करें तो वो मन की बात जो नहीं कह पाई है वो उसके गालों पर आंसू ला दिया। उसके दिल में इस बच्ची के लिए ममता भरी हुई थी जो बच्ची उसके सामने पड़ी हुई थी, यानी कि कौन। अब यहाँ कार्मेन कार्मेन लिखते लिखते या कार्सेन लिख दिया है, तो हम ये मानकर चले कि ये मिस प्रिंटिंग है। आप लोगों में कार्मेन नहीं लिखा है, थैंक, मेरे में तो कार्सेन लिखा है। ओके ओके, कितने लोगों में कार्मेन लिखा है, कार्मेन, चले तब ठीक है। ओके, कार्मेन नहीं वोटिंग कराते ना तो अभी इस पर झगड़ा होता कि कार्सेन है कि कार्मेन है, क्योंकि आप लोग शुरू हो गए थे, अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल गया था कि एक और विवाद का मुद्दा आ चुका है। हाँ, कार्मेन उसके साथ तब से जाता था, जानता था। मेरे में क्या लिखा है जरा सुन लेना, कार्सेन उसके साथ तब से जानता था। अब कार्मेन वाला लाइन कोई पढ़े, किसमें कार्मेन है बोलिए। बताइए, मेरी में गलत, एक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग चेंज कर दिया है। अब सबसे बड़ी बाधा यही थी कि अभी कौन दूसरा कैरेक्टर नहीं ना एंट्री मार लिया यहाँ पर। ओके, कार्मेन उसके साथ तब से थी जब से वो सिर्फ 2 महीने की थी। कौन 2 महीने की थी? सच अगर कहा जाए तो उसने इसको अपनी बच्ची की तरह ही पाला था, और फ्रैंकोआ मैडम की तो उसकी भी बेटी थी, उसकी भी मतलब कार्मेन की भी। यहाँ तक कि यदि वह काम छोड़ भी दे या मैडम उसकी छुट्टी भी कर दे तो भी समय समय पर आकर फ्रैंकवा को बड़ी होते देखने से वह खुद को नहीं रोक पाएगी। इतना प्रेम है कार्मेन को फ्रैंकवा से। कार्मेन उस पर आना दो आना तक खर्च कर आई। हालांकि गरीब थी लेकिन अपना पैसा भी कभी कभी उस पर। फिर उसके कपड़े बदले और बिस्तर पर लिटा दिया। अब तक बज चुके थे 12:30, रात हो चुकी थी। माकेले केले पहुंचने के लिए उसे अब भी 1 घंटा चल कर जाना पड़ेगा, लेकिन फ्रैंकवा नहीं चाहती थी कि उसकी आया यानी कि नौकरानी यानी कि कार्मेन उसे छोड़कर जाए। वह झुंझला देने वाली अपनी जिद्दी आदत पर अड़ी रही। वह चाहती थी कि कार्मेन उसे एक लोरी सुनाकर सो जा बच्ची सो जा, ऐसा करके वह लोरी सुनाने लगे। हनु, इसके बाद उसे दूसरा गाना होता, ये लिखा है जी। ओके, वैसे तो दूसरी लोरी सुनते सुनते बच्ची सो जाती, पर उस शाम उसको 3 लोरियां सुनानी पड़ी। कार्मेन गाती रही पर उसका ध्यान कहीं और था। वह फ्रैंकवा के बारे में सोचती रही, जिसे वह अपनी संतान की तरह ही। वे दोनों एक ही उम्र के थे पर कितने भिन्न थे, बोलो। फ्रैंकवा एकदम निडर थी। वह बिना हिचकिचाए बड़े बुजुर्गों से बात कर लेती, नौकरों पर हुक्म चलाती और आर्मी से कपड़े पसंद करने में नाक भौं सिकोड़ती। मतलब कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। पर इसका जो अपना बेटा था कार्मेन का, उसका नाम था हेक्टर। उसकी बोली ही नहीं निकलती थी, दोनों भिन्न थे एक दूसरे से। ये थी एकदम बोल्ड बेझिझक बोलने वाली, वो था एकदम संकोच करने वाला। तुम्हारा पूर्व जन्म की कहानी चल रही है। ओके, वह लजालू था
पर अजनबियों से दूर रहता था। अभी से उसकी आंखों में उदासी छाई रहती थी। किसके बारे में बात हो रही है? हेक्टर के बारे में। फिर भी दोनों बच्चे एक ही जेनरेशन के थे, एक ही भाषा है ना, रखा है मैंने, है ना, सच्ची ना। इससे तो बेंच नहीं पोछाता है, उसके लिए दूसरे कपड़े हैं। खैर, अब पोछ भी लिए तो कौन फर्क पड़ने वाला है, धुलवा लिया जाएगा। क्या जी? हाँ, कहाँ है जी? एक ही भाषा बोलते, पर क्या वे एक दूसरे को समझ पाएंगे? दोनों, फ्रैंकवा और, क्योंकि दोनों का जो थिंकिंग था, शैली था, व्यवहार था, एक दूसरे से विपरीत था। कार्मेन यह सब इसलिए नहीं सोचती थी कि उसके अंदर ईर्ष्या थी, बोलो, पर वह इतना जरूर चाहती थी कि हेक्टर की भी। लेकिन ये सब कैसे संभव हो पाता? समाज और मानव स्वभाव दोनों को, एक तो स्वभाव परिवर्तित करना होगा, साथ ही साथ उसका समाज भी बदलना होगा, क्योंकि वो गरीब समाज का है, या अमीर समाज की है। उस दिन काम पर जाने का उसका जरा भी दिल नहीं था। पूरी रात बेचारा छोटा सा बच्चा रोता रहा उसके पेट में। एक दिन की बात करने लगी, अब यहाँ से दिन चेंज हो गया है। इसके बेटे के पेट में दर्द था, उसे दस्त लग गया था, कम से कम 3 बार उल्टी भी हो गई थी। पहली बार तो उसे कुछ आराम मिल गया था, लेकिन अंतिम बार उसका पेट बहुत ही ज़्यादा मरोड़ने लगा, पर कुछ भी बाहर नहीं आया। ओके, कुछ भी बाहर नहीं आया मतलब उल्टी नहीं हुई, पेट मरोड़ दिया। बच्चे का दर्द एकदम उसके चेहरे पर ही झलक रहा था। उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। माथे पर, वह तो बिल्कुल एकदम घबरा गई अपने बेटे के हालत को देखकर, क्योंकि इसके पहले भी वह अपने 2 बेटों को गंवा चुकी थी। बदहवासी में उसने उसी माहौल में सोई अपनी माँ को जगा ही दिया होता कि माँ उठो, देखो मेरे बच्चे को क्या हुआ है। लेकिन उसने अपने आप को, उसे डर था कि माँ समय गंवाए बिना उसे, क्योंकि इसकी माँ जो थी सुपरस्टिशियस नेचर की थी, अंधविश्वासी, बच्चे को कुछ हुआ नहीं कि भूत प्रेत झड़वाने निकल पड़ती थी। तो इसको डर था कि ये यही करेगी। कहिए हाँ। जैसा कि पहले भी वो 2 बार कर चुकी थी और दोनों बच्चों के साथ वही हुआ था कि वे दोनों मर गए थे। फिर भी हर बार उसे अपनी आमदनी के बराबर चढ़ावा, मतलब ओझैती किया, बचा नहीं पाया, लेकिन उसको उसका चढ़ावा चाहिए। कहिए। और उनकी मौत के बाद स्थिति तो बदतर। तांत्रिक ने तो बच्चों की मृत्यु का कारण उसे ही घोषित कर दिया कि तुम्हारे कारण ही तुम्हारे बच्चों की मृत्यु हुई है, और स्थिति बदतर कर दिया। अपने माता पिता द्वारा चुने गए वर से शादी करने से वह 5 वर्षों तक इनकार करती रही थी। मतलब समझ में आ रहा है? कार्मेन उस व्यक्ति से विवाह करना नहीं चाहती थी जिस व्यक्ति को इसके माता पिता ने इसके वर के रूप में चुना था। इतना ही नहीं, उसे एक के बाद एक आती बुढ़ियों का बकवास भी झेलना पड़ता। गांव मोहल्ले की जो बुढ़िया आती थी वो ऊपर से सुना कर जाती थी, मानो कि बच्चों की मौत का गम कुछ कम हो, ऐसा बोल बोल कर जाती थी। वे उसी बात को बार बार दोहराती और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव देती। कौन? बुढ़ी लोग। वे उस पर दबाव डालती कि या तो भगवान, पूर्वज, आत्माओं की मर्जी को स्वीकार करे, या फिर बेचारे बच्चों की नियति। ये मान ले कि भगवान के साथ जो गलत हुआ है उसका ये प्रकोप है, नहीं तो बच्चे की नियति ही ऐसी थी।
उसे किटोंगा पवेलियन से शादी कर लेनी चाहिए। ये किटोंगा पवेलियन, ये संभवतः उसके माँ बाप इसके लिए जब वर की तलाश कर रहे होंगे तब ये बात उसके घर वालों ने कही होगी। हाँ, नहीं नहीं, ठीक कह रही है कि ये दूसरे से विवाह करने के लिए इसको कहा जा रहा है। बोलो हाँ। और लोगों का कहना था कि इसके बाद सब कुछ, क्या वह एक अच्छा सौदा नहीं था? ये एकदम अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट मारा है। वॉज इट नॉट अ गुड डील? एक गुड डील होता है जब कोई समझौता हो जाता है, कंप्रोमाइज को गुड डील कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके डील को सौदा लिखा हुआ है। ये एक कंप्रोमाइज है। सरकारी ड्राइवर की ड्यूटी के बाद वह खुद अपना मालिक था। किसके बारे में बात हो रही है? किटोंगा पवेलियन के बारे में। क्वेंज इंडो चाइना में उसकी 4 टैक्सियां चलती थी। उस लड़के की तारीफ की जा रही है कि ये इससे विवाह कर लेना इसके लिए ठीक होगा, अच्छा खासा घर का है। एक दुकान में वे एक बार भी थे। ये किटोंगा पवेलियन के बारे में कहा जा रहा है कि तुम इससे विवाह कर लो, फिर तुम्हारी जीवन ठीक हो जाएगी। 2 बच्चों की मौत हुई है, स्थिति जो बन रही है, परिस्थिति जो बन रही है, भगवान ये चाहते हैं, तुम्हारे पूर्वज ये चाहते हैं कि तुम्हारा दूसरा विवाह सुनिश्चित। संभवतः यही लग रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं, बहुत जगह अलाउड भी है। ये हम लोग अपने संस्कृति के हिसाब से चलते हैं तो यह बिल्कुल अलाउड नहीं। कहानी तो पढ़ लिया जाए, क्लियर हो जाएगा। तुम लोग तो इसको सामाजिक मुद्दा बना बैठे। कहानी है, देखो अभी तक तो पूरी कहानी में इसके पति की कहीं चर्चा नहीं हुई। ओके, पढ़ाएं? ओके, बार का मतलब समझ गए? शराब का ठेका। किटोंगा उसका भार उठा लेगा, ऐसा लोग कहते थे। गांव की बुढ़िया ज्यादा बोलती थी कि तुम्हारा जो खर्च वर्च है, परिवार का जो भार है, वो उसको उठा लेगा और उसे और काम करने की जरूरत। पर हाँ, उसे पहले से ही 2 बीवियां थी। अब किटोंगा पवेलियन के बारे में जाना। उसमें से एक बेकांगो में थी, दूसरी क्वेंज में बार चलाती थी। खतरनाक बीवियां रखा हुआ। एक बेकांगो में और दूसरी क्वेंज में। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कहानी से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करो। तुम लोग खुद इंटरेस्ट, खूब मजा ले रहे थे। हम लोग पढ़े इस उद्देश्य से कि भाई ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। वह यह सब सोच रही थी कि इतने में उसके बेटे ने उसको, वह उसी की चटाई पर सोना चाहता था। उसे अकेले में डर लगता था, लेकिन अब इसके मन में यह चलने लगा कि क्या वह सुबह तक बच पाएगा। कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके माता पिता तुरंत फोन उठाकर नंबर डायल करते हैं तथा सीधे डॉक्टर के पास। डॉक्टर वह सब करता है जो आवश्यक होता है या उन्हें भरोसा दिलाता है, पर गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। सबसे नज़दीक वाले दवाखाने जो है रात में बंद ही हो जाएंगे, और अस्पताल में जिस नर्स से पाला पड़ता है, सरकारी अस्पताल, वह इतनी बदमिजाज होती है कि हंगामा खड़ा कर देती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे रात में नींद से उठाने की जरूरत की। जहां तक किसी डॉक्टर के पास जाने का सवाल है, शहर के अच्छे भाग में रहने वाले लोग रात में किसी अरे गहरे के लिए अपना दरवाजा भी तो, अगर एक गरीब आदमी किसी दरवाजे पर खटखटा भी दे कि भाई मेरे बेटे की तबीयत खराब है, तो उसके लिए वो लोग अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे। कहिए हाँ, कहाँ गया? और फिर वह ख्याली पुलाव ही तो किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखलाने में पैसे भी तो आखिर वो करे तो क्या करे, बेचारे के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। और ये सारी बातें उसको याद आ रही है कि गांव की बुढ़िया उससे क्या क्या कहती है। आखिरकार सुबह होते होते बच्चा
और जहां तक कारमेन का सवाल था, उसे उठकर काम पर, उसे प्रतिदिन माँ केले केले से मीपला तक 2 घंटे अवश्य चलना पड़ता था, क्योंकि मीपला में इसकी मैडम थी और माँ केले केले में ये रहती है। चूंकि उसकी मालकिन उसे 7:30 बजे से पहले पहुंचने को कहती, तो समय का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि उसको अपने घर से कितना सुबह में निकलना पड़ेगा। कहिए। थकान के कारण वह बिस्तर में लेटे रहना नहीं चाहती थी। उस सुबह वह काम पर जाना भी उसे अच्छा लगता यदि वह अस्पताल जाकर यह पता करती कि हेक्टर को दरअसल कौन सी बीमारी है। जब भी वह बीमार पड़ता, कारमेन उसे अकेले नहीं, उसका दिल बेचैन हो जाता। एक बार जब उसे वह काम पर ले गई, किसे? तो मैडम ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे अपने बेटे को नहीं बल्कि फ्रैंकवा की देखभाल करने के पैसे मिलते हैं। कई बार क्या हुआ कि बेटा बीमार है तो चलो भाई तुमको भी, तो मैडम सीधा बोल दी कि तुमको हम अपने बेटे की देखरेख करने के लिए पैसे देते हैं, तुमको मेरी बेटी का देखरेख करना है। बोलिए कहाँ गया जी? कारमेन को पता था कि उसकी माँ एवं अन्य महिला रिश्तेदार हेक्टर को डॉक्टर के पास, उसका कबीलाई परिवार बड़ा है। कबीला समझ में आता है? पहले के टाइम पर लोग कबीले में रहते थे, एक उनका समुदाय हुआ करता था, उसी में उनका राजा हुआ करता था। हाँ, खाना बदोश नहीं, जंगलों में उनका निवास स्थान हुआ करता था और उसी में सरदार वगैरह पूरा, तो इसका परिवार बड़ा था, जहाँ किसी भी हाल में एक बच्चा कभी अकेला, पर फिर भी वह मानती थी कि बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश उसकी, जिसने उसे बीमारी की दशा में माँ की ही सबसे अधिक आवश्यकता बच्चे को पड़ती है। ये तो एकदम हकीकत बात है। वो ढूंढेगा, अपने माँ को ही ढूंढेगा। लेकिन उसने यदि अपना पूरा दिन बेटे को दे दिया होता तो काम से उसकी छुट्टी कर दी जाती, ये भी प्रॉब्लम थी। तब वे क्या करती? पहले ही उस महीने में 2 बार उस छुट्टी ले चुकी थी। पहली बार वह सही में बीमार पड़ गई थी तथा बुखार में तपते हुए 2 दिन चटाई पर ही उसने गुजार दिए थे। कौन? कारमेन। जो 2 दिन की छुट्टी ली है उसका रीजन क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके। दूसरी छुट्टी एक शव यात्रा के लिए थी। शव यात्रा समझ में आता है? जैसे ये लोग क्रिश्चियन लोगों का शव यात्रा होता है, ये लोग जाते हैं अपने चर्च यार्ड में, जहां पर लोगों के लाश को दफनाया जाता है। चर्च यार्ड इधर से बोला गया है, चर्च यार्ड बचिया, इन लोगों का अपना कब्रिस्तान होता है। ताबूत होता है, बॉक्स होता है एक, जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है। उस ताबूत को इंग्लिश में कॉफिन कहते हैं और हिंदी में उसको ताबूत कहते हैं। खैर, हाँ, शव यात्रा के लिए ली थी। ठीक है बाबू, कहिए हाँ। मैडम बहुत गुस्सा हुई थी उस छुट्टी पर। कारमेन, मैं पहले ही बहुत झेल चुकी हूँ, मुझे जब भी ज़रूरत होती है तुम गायब हो जाती हो। जनरली मालिक लोगों का ये घिसा पीटा लाइन है। ऐसा लगता है मानो जानबूझकर तुम उन्हीं दिनों घर पर बैठना पसंद करती हो जब मेरी सारी योजनाएं, मेरी प्यारी देवी जी, अब ये टोन मार रही हैं? अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुमने इस महीने में यदि एक भी दिन छुट्टी की तो तुमको कहीं और पर काम ढूंढना पड़ेगा। ये चेतावनी पहले से मिल चुकी थी। वह कैसे समझाए? कारमेन ने तो पूरी कोशिश की, और गोरे लोग, ये जो व्हाइट कलर वाले हैं इसके मैडम, ये तो समझते हैं कि हम जब भी काम पर नहीं आते तो उसकी वजह होती है हमारी आलस, जबकि ये वजह नहीं होती है। हेक्टर के इतने बीमार होने के बावजूद आज वह काम पर आई। दोपहर में उसकी बहन ने कहलावा भेजा कि
डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है, हमेशा की तरह फिर वही बात कि वह पैसे कहाँ से देगी, लेकिन हेक्टर का ठीक होना भी तो। और उस शाम कार्मेन उस छोटी लड़की के लिए गाना गा रही थी जिसके लिए सब कुछ था। समझ गए आप लोग? कहानी को फिर से थोड़ा सा रिकैप करें क्या हुआ है। जब ये गाना गा रही है, लोरी सुना रही है, वो दिन जिस दिन आई है उस दिन उसके अपने बेटे की तबीयत खराब है और दवा का पैसा कहाँ से आएगा ये सोच रही है, और यहाँ ये किसी और की बेटी को सुलाने के लिए लोरी गा रही है। बोलिए समझ में आई बात क्या? कह दो हाँ। उसके माता पिता जेंटिलमैन और लेडीज के साथ ताश खेलने में मशगूल थे। फ्रैंकवा के सो जाने के बाद कार्मेन रसोई में चली गई। ये भी लाइन आया है, हाँ, ये परीक्षा में आ चुका है कि फ्रैंकवा के सोने के बाद कार्मेन कहाँ गई। क्वेश्चन बैंक चेक कीजिएगा, मेरे को याद है मैंने हल करवाया है। यस, मेहमानों की ब्रिज का खेल खत्म होने तक उसे प्रतीक्षा करनी थी। जब तक वो खेल कराएंगे नहीं तब तक इसकी छुट्टी। वह बूढ़े चौकीदार फर्डिनांड के साथ बात करके समय बिताने लगी। उसे ऐसा करना सामान्यतः अच्छा लगता था, इससे उसका दिल हल्का हो जाता था और चिंता कुछ कम हो जाती थी। वे अपने मालिकों की खामियां एक दूसरे को सुनाते। दूगो नौकर बतियाएंगे तो दोनों अपनी भड़ास निकालेंगे कि ये मालिक ऐसा है वैसा है। फर्डिनांड आमतौर पर आंखों देखी सुनाते वक्त मालिकों की नकल भी उतार लेता था कि कैसे कैसे डांटता है, ऐसे डांटती है, मुंह टेढ़ कर लेती है, ऐसे करके मिमिक्री भी कर लेता था। कार्मेन खूब हंसती थी, लेकिन उस शाम को एकदम वो गुमसुम थी और फर्डिनांड ने उसे इस पर टोका भी था कि तुम इतनी मायूस क्यों हो। मैडम आखिरकार रसोई में आ गई और आकर बोली, कार्मेन तुम अभी तक गई नहीं? यह सबसे कठिन घड़ी थी मैडम, मुझे कुछ, बस यही लाइन उसको बोलने के लिए अभी तक वो प्रतीक्षा कर रही थी। बीच में एक बार हॉल में भेंट हुआ है, जब ये अंगूर लेकर आ रही थी रेफ्रिजरेटर से, तो इसका मन किया कि यहीं पर बोल दे, लेकिन उसको लगा कि ये सही समय नहीं। गुड। क्यों? रुपए तो मैंने 10 दिन पहले ही दिए थे। मेरा बेटा बीमार है मैडम, उसे दवाई चाहिए। लो जरा इनकी बात सुनो। तो अब मैं जन कल्याण कोष बन गई हूँ, मतलब कि पूरी दुनिया का कल्याण करने के लिए जो पैसा देना है वो मैं ही दूंगी। इनके पति नहीं है पर बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल तो करती नहीं। मैडम, गोरे लोगों का मानना है, आगे कुछ बोलना चाहती है लेकिन रुक गई। तो ये कहती है, मैडम तो तुम्हारा बच्चा बीमार है? होगा ही, तुम मेरी बात जो नहीं सुनती। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि उसे सही ढंग से जरूर खिलाओ, तुमने कभी ऐसा किया? नहीं मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सड़े पुराने मेनियक से उसका पेट भरना आसान जो है। मेनियक? बाप रे, अटैक। मेनियक लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खाने वाला वस्तु है। यस, क्योंकि हम लोग ठहरे दाल भात लिट्टी चोखा मार भात तरकारी सब्जी से आगे बढ़े नहीं है, ये उन लोगों का कुछ भोजन है। कार्मेन लेकिन इस बात का क्या जवाब देती? यह कहती कि मैडम द्वारा बनाया गया आहार देने का उसने प्रयास तो किया, परंतु मैडम को इस बात का एहसास ही नहीं था कि कार्मेन के मासिक तनख्वाह का 3 गुना वह अपने पति, बच्ची, स्वयं एवं अपने बिल्ली को सिर्फ 1 सप्ताह खिलाने पर खर्च करती। कैसे बताती है अपने मैडम को कि मैडम जितना तनख्वाह आप हमें देती हैं उसका इंटू 3 तो आप खर्च कर देती हैं इतने लोगों को खिलाने में, और मेरे उसी तनख्वाह से पूरा परिवार चलता है। यदि वह मैडम को ये बात कहती तो
तय था कि बदतमीजी के लिए उसको अपने काम से हाथ धोना पड़ता। मतलब काम हाथ में लेके धो लेगी, काम से निकाल दिया जाता। पर जो कुछ भी हो, शाम के इस वक्त मेरे पास पैसे, तुम जंगली लोग कब यह समझोगे कि पैसा पेड़ पर, मैडम का लाइन है, कुछ भी हो मेरे पास पैसे, अरे तू जंगली लोग कब समझेगा पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तुम रुपयों का अलग अलग मद बनाकर उन्हें बचाना कब सीखोगे। मतलब अलग अलग वो क्या बोलते हैं, एक बॉक्स बना लो कि तनख्वाह में से इतना पैसा बचाएंगे, इतना पैसा आहार पर जाएगा, इतना पैसा दवा पे जाएगा, तो हथनी सा तनख्वाह उसी में कई पार्ट बटाएगा। गुल्ला, यस। और मैडम देर तक इसी तरह बोलती रही। कारमेन उसकी सब बात नहीं समझ पाई। दरअसल जब कोई तेजी से फ्रेंच बोलता है तब मन ही मन अनुवाद करने के लिए उसे पर्याप्त समय, और ये फ्रेंच में तेजी से बोल रही थी और ये उसको समझने में इसको तकलीफ हो रही थी। कारमेन को ट्रांसलेट करना पड़ता था और वह तालमेल नहीं रख पाती, केवल सिर हिलाई जाती है। अब आपके ही समक्ष कोई आकर अंग्रेजी में वार्तालाप को प्रारंभ कर दे और बहुत तीव्र गति से अपनी बातों को रखने लगे तो पिछला वाला बात तो क्या बोला था उसका अभी हिंदी में ट्रांसलेशन बना रहे थे, अगला 10 गो और पटका हुआ है, तो तालमेल नहीं बनेगा। या करेंगे हम, या से काम चलाना पड़ेगा। इस बार भी उसने वही किया मतलब सिर हिलाते रही। शायद इसी से मैडम कुछ नरम पड़ी। जो भी हो, उसने कारमेन को कुछ एस्पिरिन दी और अगले दिन वादा की कि मैं तुमको 500 फ्रैंक दे दूंगी। कुछ दवाई दे दी, अगले दिन 500 फ्रैंक। आखिरकार बेचारी कारमेन वहां से चल पड़ी। माकेले केले तक का पूरा सफर उसे पैदल ही तय किया। माकेले केले से मिपला से बहुत दूर था। यह दूरी करीब उतनी ही थी जितनी कि उसके अपने गांव से वह स्कूल जहां वह बचपन में। रास्ते में सोचने के लिए उसके पास ढेर वक्त। कारमेन दौड़ना चाहती, उसे लगता मानो हेक्टर को उसकी सख्त जरूरत है, पर वह दौड़ नहीं पाती। रात भर सो नहीं पाई थी बेचारी। और फिर खाने में एक स्लाइस मेनियक के अलावा कहाँ कुछ लिया था इस बेचारी ने। एक ब्रेड समझो ना, एक स्लाइस, एक टुकड़ा लिया था इसने, इसके अलावा कुछ खाया नहीं था। अचानक उसने महसूस किया कि हेक्टर उसे बुला रहा था। जब एक माँ का बेटा बीमार हो तो निश्चित तौर पर उस बेटे की आवाज उसके कानों में गूंजती रहेगी। बेचारा छोटा हेक्टर, बड़ा होकर क्या वह मुझे चाहेगा। दोनों की जिंदगी के लिए पूरे दिन उसे अकेला छोड़ना मेरी मजबूरी ही तो है। क्या उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी चल सके, इसी के लिए तो मैं उसको पूरे दिन अकेला छोड़कर आती हूँ। शायद बड़ा हो जाने के बाद वो मुझे कोसेगा। मुझे भी पछतावा है कि मैंने उसे देखभाल के बिना इतनी देर छोड़ दिया। हाँ, मुझे गोरे लोगों की दवाई और उनकी साख में विश्वास है, लेकिन यदि माँ आज रात को ओझा के पास जाने के लिए कहती तो आज मैं रात को मना, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प भी। और वह मैडम की कई बातों में खो गई। वे वाकई एक दूसरे को कभी नहीं समझेंगे। कारमेन अपने बच्चे की तुलना में मालकिन के साथ, बोलो इस लाइन का मतलब समझाओ। कारमेन ने जितना समय अपने बेटे के साथ नहीं बिताया था, अपने मालकिन के साथ। मैडम ने पूरे विश्वास के साथ अपने बच्ची को कारमेन के जिम्मे भी लगा दिया था। फिर भी कारमेन मैडम की प्रतिक्रियाओं को, कारमेन की दिमागी उथल पुथल भी तो मैडम की कल्पना से, वह तो नौकरानी की दुनियादारी की दिक्कतों से बिल्कुल। कारमेन उसकी नज़र में एक गैर जिम्मेदार और अल्हड़
मतलब इतना वक्त गुजारने के बावजूद अभी तक मालकिन कार्मेन के मनोदशा को नहीं समझ पाई। उसे अभी भी लगता था कि ये बहुत ही आलसी, बहुत ही लापरवाह किस्म की औरत है, जबकि उसने अपनी बच्ची की देखरेख करने की एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे को सौंपी हुई थी। पता नहीं कैसे उम्मीद करती कि 5,000 फ्रैंक प्रति माह में से कुछ वो उम्मीद करती थी कि जो मैं 5,000 इसको दे रही हूँ, इसमें से ये घर भी चला ले और बचत भी कर ले। पिछले माह उन्होंने सिर्फ 4,000 ही फ्रैंक दिए थे। विगत 6 महीनों में से वह 500 फ्रैंक प्रति माह, ताकि मैंने जो घड़ी खरीदी उसकी कीमत, यह मेरी एकमात्र फिजूल खर्ची थी जो मैंने घड़ी खरीदी थी, तो मेरे घड़ी की कीमत चुकाई जा सके इसके लिए मेरे तनख्वाह से। इसके बाद बिरादरी के टॉन्टाइन में 1,000 फ्रैंक, माँ को 1,000 फ्रैंक, और फिर महीने भर के लिए आई चाची एवं चचेरे भाई बहनों की तीमारदारी यानी कि मेहमान नवाजी के लिए, और मेरे पास सिर्फ बचे हुए थे। और 1,000 फ्रैंक की क्या कीमत ही है, हैं? मैडम तो खाने पर प्रतिदिन उतना खर्च कर देती है, और मेरे को जो 4,000 फ्रैंक मिले हैं वो कई जगहों पर खर्च हो गए, और मेरे पास 1,000 फ्रैंक है। और इतना तो वो प्रतिदिन सड़क की मध्यम रोशनी में गाड़ियां गुजरती रही, क्योंकि ये पैदल ही अपने गांव वापस जा रही है। सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट उसकी आंखों को चुंधिया देती। होता है ना, रात में कभी चलोगे, सामने से गाड़ी की हेडलाइट पड़ेगी तो अंधेरा दिखता है। क्या हो गया है? सब ठीक है? ओके। पीछे से आने वाली गाड़ियों के से टकराने से वह बाल बाल बचती थी, पर कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए, हालांकि वह भली भांति जानती थी कि उनमें कम से कम आधी गाड़ियों को उसकी तरह ही कोई काला, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली भी बात चल रही है इसमें। जो नौकरानी है ना वो अश्वेत है, और जो मालकिन है वो श्वेत है। कोई गाड़ी लिफ्ट नहीं दे रहा था, हालांकि इसको ये भी मालूम था कि अधिकांश जो ड्राइवर थे अश्वेत ही थे। बोलो। पर आज के दौर में जिसकी, ओह काश कल मैडम को दवा के लिए पैसा देना, ये भी सोच रही है कि जो बोली है 500 फ्रैंक देने के लिए, क्या पता कल आते आते वो बीजा स्ट्रीट के नज़दीक आते ही रात की शांति को चिरती महिलाओं के क्रुंदन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे ही बीजा स्ट्रीट के नज़दीक पहुंची, चूंकि रात का सन्नाटा था, तो दूर से कहीं महिलाओं के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुआना मोनऊ में के केंदा है, ये जगह का नाम है। हेक्टर है, मुआना मोनऊ में के केंदा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये शोक और क्रंदन की आवाज़ है। वह समझ गई, दवा या ओझा, अब काफ़ी। ओह मेरा बेटा, ओह मेरा हेक्टर, ओह मेरा बेटा गुजर गया। नहीं बचा पाई अपने बेटे को जितना वो सोचते हुए आ रही थी। खैर कहानी जो भी हो, अब आप प्रश्न तो सॉल्व कीजिएगा, तो आई होप कि सारा का सारा तीनों ट्रेजेडी है, तीनों का अंत मृत्यु के साथ हुआ है। आया है प्रश्न कि क्लर्क की मृत्यु का कारण क्या था। प्रश्न ये भी पूछा है कि क्या नाम था उसका, होशकम की मृत्यु का कारण क्या था। हमने उत्तर भेज दिया है तुम लोगों को। 2 गो PDF मिला है। हाँ, उसमें क्या है ना, एक समस्या आएगी। हम टाइप किए हैं हाथ से, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम टाइप किए हैं तो हम स्क्रीन पर ना देखकर जल्दी जल्दी टाइप किए हैं।
तो KI हम टाइप किए हर्षई की लिखने के लिए, लेकिन कंप्यूटर ने वहां दीर्घई की ले लिया है। तो आप बड़ी वाली की वहां पर होता है जब दो संज्ञाएं एक दूसरे से जुड़ती है, और छोटी वाली की तब होता है जब दो वाक्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। आपने माइंड में रखना। नहीं समझ में आया? क्या समझे? जो बड़ी वाली की है वो ऑफ है, और जो छोटी वाली की है वो दैट है। अब बुझाया? लोग हम हिंदियों पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी में ले जाके समझा देते हैं, ये भी बढ़िया ही है। तो मेरे प्यारे शिष्यों, यहाँ पर हम ये घोषणा करते हैं कि हमने आप लोगों को लिटरेचर सेक्शन पूरी तरीके से समाप्त किया। व्याकरण के किन किन भागों को आप सॉल्व कीजिएगा, उन भागों पर संक्षिप्त परिचय हम आपको देना चाहेंगे। बहुत आसान एक प्रश्न आ रहा है कि इस संज्ञा से विशेषण बनाएं, जो लगभग 5-6 संख्या में तो यही है, और यह अति आसान प्रश्न है। इसको आप अवश्य बनाइएगा विद्यार्थी। कौन सा? जैसे हृदय से हार्दिक, बोलो। वो हाँ, पुराण आया था तो पौराणिक हो जाएगा, इतिहास आया है ऐतिहासिक हो जाएगा। 4 जो ऑप्शंस दिया होगा उसमें से 1-2 ऑप्शन में आपको हंसी छूटेगा, तो जिसमें हंसी छूट जाए वो उत्तर नहीं है, और जिस पे थोड़े गंभीर हो जाए आप, उसी का आप चुनाव कर लीजिएगा। कहिए हाँ। तो मेरे प्यारे शिष्य एवं शिष्य, हम कुछ चीजें और आपके लिए लेकर आए हैं, आइए इन पर चर्चा करें। ये जो चीज हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसको आप 5-6 बार पढ़िएगा तो क्लियर होगा। अगर आप लोग जो पहले से पढ़कर आए होंगे 8वां 9वां 10वां में, तो वो तो ऐसे ही ठीक है, और जो एकदम नहीं पढ़े पूरे जीवन में, हाँ, क्योंकि 15 ही सिलेक्ट होता है, फिर से उसको ले आना होगा। समास जब भी आपके सामने आएगा ना, तो उसमें 2 पदों को अलग करना सीखिएगा। समास में जो शब्द आते हैं उसको आप बीच से तोड़कर 2 पदों में बांट सकते हैं। कहिए हाँ। जो पहला पद होता है वो, और जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद होता है। ठीक है? उत्तर पद पूर्व पद। पूर्व पद इज व्हाट? जो पहला पद है, शब्द को तोड़िएगा 2 भागों में, बोलिए। तो जो पहला मिलेगा वो पूर्व पद होगा, जो दूसरा मिलेगा वो उत्तर पद होगा। समास से जुड़े हुए जो प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, तो एक शब्द लिख देता है और आपसे कहता है कि इसका समास बताएं। बोलो हाँ। तो समास बताने के लिए थोड़ा सा अगर आप इन बातों को समझ लें, आमतौर पे आप समास बता लीजिएगा। कुछ जगहों पर फिर भी इतनी समानता है कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 2-2 को समास सही लगता है। वो भी कोशिश किया जाएगा आपको समझाने के लिए। चलिए, पहला समास यहाँ लिखा हुआ। अगर मैं तुमको अव्ययी भाव समझाना चाहूँ, तो आसानी से अगर मैं तुमको समझाना चाहूँ अंग्रेजी की भाषा में, जैसा कि मैंने स्वयं को समझाया इसको, जो काम करने का स्थान और तिथि समय बताता है, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नहीं समझे? एडवर्ब ऑफ प्लेस जो काम कहाँ हुआ ये बताए। एडवर्ब ऑफ टाइम काम कब हुआ वो बताए।
तो जनरली उस एडवर्ब को जो हिंदी में आएगा वो अव्ययी भाव समास होगा। पढ़िए इसका, जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा, बोलो, और पूरा जो समासिक पद दोनों मिलेगा वो अव्यय का काम करेगा। बोलिए, उसे इस पूरे समास में जब समूचा पद आप मिला दीजिएगा तो ये काम किसका करेगा? जो अभी मैं कह रहा था आपको, एडवर्ब को ही ना क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया के होने की विशेषता रहता है। कहिए हाँ, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब जो वर्ब के होने की विशेषता है। बोलिए, अब यहां पर कुछ उदाहरण है, पढ़िए। ये दो पद हैं और दोनों पद मिलकर बना, तो प्रतिकूल जब भी किसी वाक्य में तुम यूज करोगे तो वह क्रिया की विशेषता ही बताएगा। बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आजन, यथास्थान, आमरण, अभूतपूर्व, निर्भय, निर्विवाद, निर्विकार, अनुकूल, अनुरूप, यथा, 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 और ऐसे तुम लोग याद कर लो। अगर केवल पढ़ लोगे 10-15 शब्द तो इससे रिलेटेड जो और शब्द आएंगे वो अव्ययी भाव होंगे। अब तुम अव्ययी भाव का कोई प्रश्न है तो मेरे सामने रखो। क्या बोले हो? आनंदमय, जो आनंद से भरपूर हो, तो ये बाबू इसमें नहीं आएगा। हाँ, ये आएगा, यथाशक्ति आएगा। आनंदमय जो है ना, ये तत्पुरुष में विभक्ति का चिन्ह आप लोग को याद है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान आपादान याद है, तो उस पर तत्पुरुष समझ लो। रुको, पहले और समझ लो तब ठीक होगा। तत्पुरुष को समझने का सबसे आसान तरीका, जितना भी विभक्ति का चिन्ह है, अगर तुम पूरे पद को जब दो भागों में बांटोगे तो कोई ना कोई विभक्ति का चिन्ह उसमें आएगा, तो समझ जाना कि वो तत्पुरुष समास है। कैसे? जैसे ये देख लो, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब विभक्ति के चिन्ह है ना। अब देखो, तोड़ो तुम ये, तो राजकुमार मतलब तो राजा का कुमार, तो ये जो आएगा ये तत्पुरुष समास होगा। क्यों? क्योंकि राजा का कुमार, ये राजा से इसका संबंध बन रहा। बोलो, समझ में आया? एक एक करके पढ़ते हैं, रुक जाओ। पहले हम पढ़ते हैं किसको? कर्म को। कर्म में एक विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? तो को जहां पर तोड़ोगे और को जोड़ोगे को से, तो समझ जाना कि वो तत्पुरुष है। हमको ये मतलब नहीं कि कर्म तत्पुरुष है, खाली ये मतलब है, उतना से परीक्षा में काम हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो देखिए, सबको भक्षने वाला, कुछ है भक्ष लेगा, पढ़ो। तो यश को प्राप्त करने वाला, पढ़ो। मन को हरने वाला, गिरी को धारण करने वाला, काठ को फोड़ने वाला, माखन को चुराने वाला। तो कर्ता ने, या दूसरा है कर्म को। तो को का विभक्ति का चिन्ह अगर आ गया तो समझ जाना वो क्या है? तत्पुरुष। तत्पुरुष को समझने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ? विभक्ति के चिन्ह याद कर लो। पहला कर्म को, दूसरा करण से के द्वारा। ये से और के और द्वारा, ये अंग्रेजी का ये है विथ। जहां पर हम विथ और बाई लगाते हैं वहीं पर हिंदी का करण से के द्वारा लगता है। बोलो, जैसे देखो, बोलो,
इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप, लोप माने वो मिट जाता है, छुप जाएगा। जैसे देखो ना, रेखांकित मतलब क्या, रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा, तो उसमें छुपा है ना, क्या छुपा है, कौन सा से, करण से, क्योंकि वो अपादान वाला से भी होता है। हाँ, इसीलिए मैंने अंग्रेजी लिखा है यहाँ पर, ये विथ और बाई वाला है। बोलो हाँ, ओके। जैसे ये देखो, तो इसमें द्वारा छुपा हुआ है, बोलो, पढ़ो। तो इसमें द्वारा छुपा हुआ है, पढ़ो। तो इसमें से छुपा हुआ है, लेकिन कौन वाला से, विथ वाला से। एगो फ्रॉम वाला से होता है और एगो विथ वाला से होता है। ये फ्रॉम वाला से इसमें जाता है और विथ वाला से, बोलो, कर्ण, बोलो, कर्ण आगे, चलो बोलो, रोग से पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई, अकाल पीड़ित कर्मवीर, रक्त रंजित जल, जलाभिषेक, यानी कि अभिषेक विथ जल, लो यही ना। मैं सब में विथ और बाई लगा दूंगा, सब में विथ या बाई लग जाएगा, खाली मेड वाले में छोड़कर, क्योंकि मेड ऑफ होता है, बनने वाला मेड ऑफ होता है। देख लो यहाँ पर, रोगग्रस्त यानी कि जिसके अंदर रोग भरा हुआ है, सफरिंग फ्रॉम यहाँ पर होगा, ये अलग हो जाएगा सफरिंग के कारण। हाँ, मदांध, मद मतलब वो तो मध्य होता है, अहंकार होता है, मध्य। गुण युक्त, अंधकार युक्त, भयाकुल, पद दलित। तो इसको हम कैसे पहचान रहे हैं? तो पहला हमने पढ़ा को, दूसरा हमने पढ़ा से और के द्वारा। अगर कहीं छुपा है तो समझ जाना कि वो तत्पुरुष है। हम अभी क्या कौन सा पढ़ रहे हैं? और सबसे अधिक प्रश्न बिहार बोर्ड अगर पूछेगा तत्पुरुष का पूछेगा, सबसे अधिक। बाकी हाँ, कुछ रो रही है तुम तो मुहम्मद रोने जैसा कहाँ बनाएगा। हाँ, ये पढ़ो, जो अंग्रेजी का ये होता है, तो जिस वाक्य को तोड़ोगे तो उसमें के लिए मिल जाएगा, किसी के लिए, तो समझ जाना कि वो क्या है, संप्रदान से नहीं मतलब है, तत्पुरुष ही है। अभी हम जितना पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं, ये 6 टाइप का पढ़ेंगे, लेकिन हमको केवल मतलब किससे होगा, तत्पुरुष। पहला कौन पढ़ा, कर्म को, उदाहरण एक बताओ। तो का वाला था रे पढ़, एक उदाहरण नहीं तो लोग बता पाया, अरे पगला। ठीक है ठीक है, लेकिन अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा, अभी तुम लोगों ने पढ़ा मनोहर, मन को हरने वाला, गिरिधर, गिरि को, यश प्राप्त, यश को, ये हो गया को। दूसरा कौन सा पढ़ा, करण से, बोलो उदाहरण। उसमें 2 चीज है, करण में से और के द्वारा, ये दोनों अगर मिल जाए तो समझ जाना वो तत्पुरुष है। तीसरा के लिए, आ जाओ, वह भूमि जो युद्ध के लिए है, यानी कि इस भूमि का पर्पस
तो जहां पर पर्पस बताएगा वो भी समझ जाना कि तत्पुरुष है। पर्पस मतलब चलो, तो इस घर का पर्पस तो रसोई के लिए बना हुआ, सत्य के लिए किया जाने वाला, हाथ के लिए बनी हुई कड़ी, देश के लिए की गई भक्ति, धर्म के लिए बनाया गया और पुस्तक के लिए बनाया गया, देव के लिए बनाया गया और भिक्षा के लिए किया जाने वाला और राह के लिए होने वाला के लिए। बस रुक जाओ। हम केवल ये तुम लोगों को तत्पुरुष सोच रहे कैसे दिमागों में बैठा दे, 3-4 2-3 तो इसी का मिलेगा, गारंटी है 3 को मिल जाएगा तत्पुरुष का केवल। और मुझे और कोनो नहीं बुझाता था, ये बड़ा बढ़िया बुझाता था, क्योंकि इसको सबसे आसानी से याद कर लिया मैंने कि विभक्ति का चिन्ह तो बचपन में आदमी पढ़ ही लिया है, तो उससे पकड़ में ये आ जाता है। बोलो चलो, पहला कौन था? कर्म को उदाहरण दो। मनोहर, मन को। दूसरा करण से के द्वारा, उदाहरण दो। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। बोलो। सुर रचित, सुर के द्वारा रचित। तीसरा क्या पढ़ा? संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए। और ये के लिए क्या बताएगा? उद्देश्य बताएगा। मतलब कि उस जगह, उस वस्तु का बनाया किस लिए है। जैसे रसोई घर बनाया है तो इस घर का उद्देश्य, विद्यालय बना है, आलय का मतलब स्थान, तो यह आलय और वही स्थान निवास विद्या के लिए। बोलिए ठीक है। कितना हुआ? 3 4। रुको, विभक्ति में 2 बार से आता है, एक से करण से, एक से। ये जो से है ये आपको दूर करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने प्रीपोजिशन पढ़ाते समय आपको बताया, जब 2 चीजें एक दूसरे से अलग हो रही हो वहां पर फ्रॉम लगाया जाता है। पेड़ से पत्ते, वह छत से कूद गया, तो अलग हो गया। तो ये वाला से अगर आएगा जो दूरी बताएगा कि मतलब वो चीज उसमें नहीं है, हट गया, तो वो भी तत्पुरुष है। जैसे यानी कि जन्म से अंधा है, मतलब वो देख नहीं सकता ये चीज उसमें। कर्म से हीन है, कर्म इसमें। वन से रहित, रहित माने नहीं है, रहित मतलब नहीं आएगा। जो आजन्म कह रही हो, आजन्म, वो अव्ययी भाव में, मतलब वो पूरा कर्म। जन्मांध में काम कहाँ हो रहा है? मैं आजन्म आपका ऋणी रहूंगा, है, मैं मरणासन तक आपका ऋणी रहूंगा, यानी कि मरते दम तक, ऐसा होगा। हाँ, एक प्रकार सबसे आसान पकड़ लो। हेलो, जहां पर भी हीन और रहित, हीन और मतलब वो नहीं है, वो भी तत्पुरुष है। हीन और, चलो हाँ, अब सुनो। प्रीपोजिशन का एक रूल पढ़े थे कि जब 2 नाउन एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो बीच में ऑफ लगता है। ये ऑफ क्या करता है कि दोनों को कनेक्ट करता है, संबंध जोड़ता है, तो वहां पर ये तत्पुरुष होगा। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको केवल तत्पुरुष से मतलब है। क्या पता कुछ प्रश्न ऐसा भी पूछ देता है कि तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, एक बार आंख बंद करना है। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की, ऐसे सोच के लगा देना। अब हम जा रहे हैं, आप पहुंचिए नहीं पाए, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, असंभव की कल्पना हम लोग ना करें। पढ़िए तो, यानी कि जल का, छात्र का,
ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। समथिंग इज रॉन्ग। नहीं, पढ़ाई तो चलेगा, ये तो तय है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर है, वो है समथिंग इज रॉन्ग। यस, क्योंकि बाकी अन्य जो समस्याएं हैं वो मेरा समय ले रही हैं। कुछ अन्य समस्याएं भी तो जीवन में आती रहती है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग को रोक देते हैं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ेगा बाबू, टेक्निकल प्रॉब्लम है।